नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको संस्कृत का अध्याय 1 संस्कृत वर्णमाला का अध्ययन कराने जा रही हूँ। बच्चों, आपने पहले भी पढ़ा है कि वर्ण होता क्या है। आपने हिंदी में पढ़े हैं, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स पढ़े हैं, तो ये वर्ण होता क्या है ये आप सब जानते भी हैं। देखो बेटा, संस्कृत वर्णमाला को समझने से पहले हमें सबसे पहले वर्ण को समझना अत्यंत आवश्यक है। और वर्ण क्या होता है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके और खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। अर्थात सबसे छोटी इकाई, जैसे हमारा का, खा, गा, घा, ए, आ, ई, जितने भी हमारे स्वर व्यंजन होते हैं वो सारे हमारे वर्ण होते हैं और इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। तो जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वो वर्ण कहलाती है। और वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। जैसे समूह का अर्थ होता है बेटा, जैसे इंग्लिश में आप बोलते हैं ग्रुप। अगर हमारे वर्ण अलग अलग लिखे हुए हैं तो वो हो गए वर्ण। और अगर हम उन वर्णों को एक जगह मिलाकर लिख देते हैं, एक जगह मिलाकर रख देते हैं, तो वो बन जाती है हमारी वर्णमाला। जैसे एक पुष्पों को हम अलग अलग रख देते हैं तो वो क्या कहलाएंगे? पुष्प। और उन्हीं पुष्पों को अगर हम एक धागे में पिरोकर उसकी माला बना दे तो वो क्या कहलाई जाएगी? पुष्पमाला। तो वैसे ही वर्णों का जो समूह होता है, जो ग्रुप होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण। और वर्णों का समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला। संस्कृत भाषा में वर्ण 3 प्रकार के होते हैं बच्चों। सबसे पहला स्वर होता है, फिर हमारे व्यंजन होते हैं, फिर तथा होता है हमारा क्या? आयोगवाह। देखो बेटा, स्वर क्या होता है? स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें स्वर कहते हैं। अर्थात जो स्वर होते हैं हमारे ए, आ, ई, उ, ओ, औ, ए, ऐ, री, ये हमारे बेटा स्वर होते हैं। और इन्हें ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, इनका अपना अस्तित्व होता है। इन्हें बोलने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि ये अपने आप में पूर्ण हैं, अपने आप में स्वतंत्र हैं। और ये संख्या में 13 होते हैं। इसके साथ ही इसके प्रकार भी 3 होते हैं। नंबर 1 हास्र स्वर, हास्र स्वर अर्थात छोटा। नंबर 2 दीर्घ स्वर अर्थात बड़ा। और नंबर 3 संयुक्त स्वर अर्थात जो 2 स्वरों के मेल से बना हो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हास्र स्वर के बारे में। इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, अर्थात बहुत कम समय लगता है, तथा इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। इन्हें मूल स्वर यानी मेन स्वर भी कहते हैं। ए, आ, ई, उ, ये जो भी होता है हमारा मेन स्वर होते हैं। आप पढ़ते आ रहे हैं इनके बारे में। ये संख्या में बेटा कितने होते हैं? जो छोटे होते हैं वो 5 होते हैं। सबसे पहले जो आपने पढ़ा, आपने आ से अनार पढ़ा था, छोटी ई से इमली पढ़ा था, छोटा ऊ से उल्लू, है ना, पढ़े थे ना, री का ऋषि, और एक लिरी। तो ये हमारे संख्या में कितने होते हैं? 5। और ये हमारे कौन से स्वर होते हैं? हास्र अर्थात छोटे। आपको देखने से लग रहा है कि छोटे हैं। फिर होता है हमारा दीर्घ अर्थात बड़े। इनके उच्चारण में हास्य स्वर से दुगना समय लगता है तथा इनके टुकड़े भी किए जा सकते हैं। टुकड़े इनके कैसे होंगे मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, इनके उच्चारण में हास्य स्वर, हास्य मैंने बताया छोटा, जैसे हमने पढ़ा आ। और अगर हम इसको पढ़ेंगे दीर्घ को, आ, ई, उ, री, री। समझ रहे हैं आप? तो ये हमारा दीर्घ स्वर। अब इनकी कैसे हो सकती है खंड? जैसे ए प्लस आ का डंडा आ, छोटी ई प्लस बड़ी की मात्रा ई। तो इसके टुकड़े हम ऐसे करेंगे, हो सकते हैं मतलब इनके टुकड़े। अब आया हमारा संयुक्त। देखिए बेटा, मैंने आपके सामने आपको समझाने के लिए थोड़ा सा इन वर्णों को विच्छेद किया हुआ है कि ताकि आप समझ सको कि 2 स्वर मिलकर कैसे एक स्वर बना है, एक वर्ण बना है। देखिए,
दो स्वरों के मेल से बनने वाले स्वर संयुक्त स्वर कहलाते हैं और ये भी संख्या में 4 होते हैं। देखिए ए बना है। अब आप सोचेंगे कि ए तो ए है, ये संयुक्त स्वर कैसे हो गया? तो ए बेटा ए प्लस ई के मेल से हमारा ए बनता है। आई हमारा ए प्लस ए के मेल से आई बनता है। ऐसे ही हमारा आ और औ के उससे औ बनता है, या आ प्लस ओ से भी औ बनता है। ठीक है, तो ये हमारे संयुक्त अर्थात दो स्वरों के मेल से बनने वाले स्वर को संयुक्त स्वर कहते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर स्वर कितने हुए? 13। देखिए 5 फिर 4 और फिर 4, यानी 5 + 4 + 4 अर्थात कितने हुए हमारे? 13। इस प्रकार कुल मिलाकर कितने स्वर हुए? 13 हो गए। अब आया व्यंजन। जो वर्ण स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं, जैसे का, ख, च, फ आदि। और इनका जो अस्तित्व होता है बेटा, ये इनका हलंत होता है, अर्थात वास्तव में इनका अपना स्वरूप इनके नीचे तिरछी लकीर अर्थात हलंत लगाने से स्पष्ट होती है, किंतु स्वरों की सहायता के बिना इनका उच्चारण न होने के कारण इन्हें स्वरों के साथ ही लिखा या बोला जाता है। और इस संख्या में कितने होते हैं? 33। जैसे का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है और पा वर्ग है। ये कितने हो गए संख्या में? ये हुए हमारे 25। इसके आगे आ जाइए आप। अंतस्थ व्यंजन, ये भी बच्चों संख्या में 4 होते हैं। और जैसे य, र, ला और व व्यंजन हैं, तो इनके नीचे भी आपको हलंत हमेशा दिखाई देगा। एक होते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन, ये भी 4 होते हैं। व्यंजनों की पहचान होगी कि उनके नीचे हमेशा हलंत होता है। ऊष्म व्यंजन यानी जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से ऊष्म ध्वनि ऊष्म जो गर्म हवा निकलती है, गर्म हवा हमारे मुंह से निकलती है, जैसे शा, शा, सा, हा। ये जो हमारे तीनों स हैं बेटा, जो पहले वाला स है हमारा, इसको हम तालव्य स बोलते हैं, जो सलजम वाला स है। फिर हमारा षटकोण वाला स है और फिर हमारा है दंत स। जब हम बोलते हैं तो हमारी जो जीभ है वो दांतों को टच करती है। और एक हमारा हा। तो हमारे 4 ये हो गए और 4 ये हो गए। आयोग वहाँ 2 प्रकार के होते हैं। आपने पढ़ा होगा अंग आ, जो लास्ट में पढ़ते हैं अंग के अंगूर, आना खाली, पढ़ा था ना कभी बचपन में पढ़ते थे अंग के अंगूर, यानी अंग आ। ये 2 प्रकार के होते हैं। और जो हमारा अंग होता है उसको हम अनुस्वार बोलते हैं, और आह जो हमारा विसर्ग होता है। इसके अलावा एक हमारा चंद्र बिंदु भी होता है बेटा, उसको हम अनुनासिक बोलते हैं। यानी अनुस्वार हमारा अंग और चंद्र बिंदु हमारा अनुनासिक, और विसर्ग जो हमारा ये जो आयोग वाह का जो दूसरा पॉइंट है, इसे हम संस्कृत में क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। स्वरों की मात्राएं देखो, मैंने आपको बताई। का प्लस आ बराबर का प्लस आ, का, की, कु, बड़ी की, कु, क्री, के, कई, को, कौ, खं, कै। तो इसी तरह से अगर हम और भी व्यंजनों को लगाएं तो उसके साथ भी हम स्वरों को जोड़कर उसकी मात्राएं सेम ऐसे बना देंगे। कै व्यंजन में लगाई गई मात्राओं को देखकर अन्य व्यंजनों के साथ भी स्वरों की मात्राएं स्वर, अनुस्वार या विसर्ग जोड़ी जा सकती हैं। ठीक है बेटा, तो ये था आपका अध्याय 1। तो आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे और एक बार इसका पुनः वाचन करेंगे। धन्यवाद।